Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to discuss regarding rheumatic fever. So rheumatic fever, what is that? So this is the autoimmune disease. First of all, this is the autoimmune disease. मतलब क्या है कि autoimmune मतलब कि जो हमारी खुद की इम्यूनिटी सिस्टम है वो खुद के हेल्दी सेल्स को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देगी. सो rheumatic fever is the autoimmune and inflammatory disease. इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस कब हमारी बॉडी में होती है? जब बाहर से कोई भी एंटीजेंस आता है या फिर कोई इन्फेक्शन हमारी बॉडी को होता है तो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स हमारी बॉडी करती है टू प्रोटेक्ट इन डिफेंस मैकेनिज्म में. डिफेंस में इन्फ्लेमेशन होता है ना. सो rheumatic fever क्या है? ऑटोइम्यून है. सो क्या होगा? इन्फ्लेमेटरी होगा, इन्फ्लेमेशन होगा. सो इट इज एन ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, ऑटोइम्यून प्लस इन्फ्लेमेटरी डिजीज दैट अफेक्ट द कनेक्टिव टिश्यू ऑफ द हार्ट. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. rheumatic fever क्या है? ऑटो इम्यून है, इन्फ्लेमेटरी है, जो किसको अफेक्ट करता है? बेसिकली हमारे कनेक्टिव टिश्यू को अफेक्ट करता है. कनेक्टिव टिश्यू ऑफ कौन कौन से ऑर्गन्स के? हार्ट के, जॉइंट्स के, स्किन के, ब्लड वेसल्स के एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम के. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. किसके किसके? कनेक्टिव टिश्यू ऑफ हार्ट, जॉइंट्स, स्किन, ब्लड वेसल्स एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम. एंड हम आगे पढ़ेंगे जिसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम देखने को मिलेगा इन rheumatic फीवर में, कौन कौन से ऑर्गन को इन्वॉल्व करेगा तो क्या प्रॉब्लम उससे होगा बेसिकली. ठीक है. सो rheumatic फीवर बेसिकली क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द कॉम्प्लिकेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा? सबसे पहले सोर थ्रोट होगा. सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले सोर थ्रोट होगा. किसी को सोर थ्रोट होगा, फेरेंजाइटिस भी बोल सकते हो. सोर थ्रोट किसकी वजह से हुआ है? ग्रुप ए बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस. जो स्ट्रेप्टोकोकस है ना उसका एक और स्पीसीज दैट इज द ग्रुप ए बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस की वजह से क्या होगा? सोर थ्रोट होगा. एंड अगर ये अनट्रीटेबल होगा, आपने उसको सही टाइम पे ट्रीट नहीं किया तो क्या हो जाएगा? ये rheumatic फीवर में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है ना. सो that is caused by the group A beta hemolytic streptococcus, that is the sore throat और skin infection. या तो sore throat की से डेवलप हो सकता है या तो skin infection के थ्रू हो सकता है. So this is the causative agent. सबसे पहले क्या होगा? sore throat होगा. सबसे पहले sore throat होगा. किसके थ्रू होगा? ग्रुप ए बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस की वजह से. एंड उसको आपने अच्छे से ट्रीट नहीं किया देन वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा? rheumatic फीवर में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है. अगर हम एज की बात करें कि कौन से एज को सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है, दैट इज द 5 to 14 और यू कैन रिमेम्बर 5 to 15 ईयर्स इज द पीक एज. 5 to 15 ईयर्स इज द पीक एज जहाँ पे सबसे ज्यादा अफेक्ट करते हैं. बाकी मोर देन 30 ईयर्स के बाद बहुत रेयर होता है कि उसको rheumatic फीवर हो. बेसिकली 5 to 15 ईयर्स इज द पीक एज फॉर अफेक्टिंग फ्रॉम द rheumatic फीवर. राइट. सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एक एमसीक्यू यहाँ से आ सकता है कि मोस्ट कॉमन अक्वायर्ड हार्ट डिजीज इन डेवलपिंग कंट्रीज इज द rheumatic फीवर. ठीक है. सो बेसिकली अगर हम पैथोजेनेसिस की बात करें कि ये कैसे डेवलप हुआ, कि मतलब एक सोर थ्रोट हुआ सिंपल सा, एंड वो सोर थ्रोट जो है वो rheumatic फीवर में कैसे डेवलप हो जाता है? बाई ग्रुप ए बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस की वजह से कैसे हो सकता है? सो सबसे पहले क्या होगा? हमें स्ट्रेप्टोकोकल थ्रोट इन्फेक्शन हुआ दैट इज कॉज्ड बाय द स्ट्रेप्टोकोकस. एंड स्ट्रेप्टोकोकस में भी कौन सा? दैट इज द ग्रुप ए बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस. वेरी इंपॉर्टेंट नेम. प्लीज रिमेंबर दिस नेम. ये नेम से भी एग्जाम में एमसीक्यू आ जाता है. ठीक है ना. सो इस बैक्टीरिया की वजह से क्या हुआ? हमें थ्रोट इन्फेक्शन हुआ. एंड वो थ्रोट इन्फेक्शन तो हो गया. ठीक है. अगर वो थ्रोट इन्फेक्शन हो गया एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो ये ग्रुप ए बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस का जो सेल वॉल है एंड जो एम प्रोटीन है ना, वो ना उसका जो स्ट्रक्चर है ना दैट रिजेंबल्स विथ आर सेल. जो हमारे सेल के जो हमारा जो हार्ट मसल्स के जो सेल्स हो गए, हमारे क्या बोलते हैं जॉइंट्स के हो गए, ब्रेन के हो गए, स्किन के हो गए, दोनों के ना सेल ऐसे मैच करते हैं. स्ट्रक्चर सेम है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. सो जैसे ही इससे इन्फेक्शन होगा, स्ट्रेप्टोकोकल थ्रोट इन्फेक्शन होगा. सो अगर हमारी बॉडी में इन्फेक्शन होता है तो क्या होता है? हमारी बॉडी क्या करती है? ऑफकोर्स कभी भी इन्फेक्शन होता है तो हमारी बॉडी क्या बनाती है? हमारी बॉडी बनाती है एंटीबॉडीज. कौन? हमारी इम्यूनिटी, जो हमारा जो इम्यून सिस्टम है, हमारी जो बॉडी है, क्या बनाती है? एंटीबॉडीज बनाती है. क्योंकि हमारे बाहर से कोई एंटीजन आया है. वो एंटीजन कौन है? वो एंटीजन हमारा है ग्रुप ए बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस. ये एंटीजन, ये गेस्ट हमारे अंदर आया है. एंड इस गेस्ट को वेलकम करने के लिए जो हमारी बॉडी की जो इम्यून सिस्टम है वो क्या बनाएगी? एंटीबॉडीज बनाएगी टू वेलकम दिस बैक्टीरिया. एंड जैसे ही ये एंटीबॉडीज बनाएगी, ठीक है, एंटीबॉडीज बना के क्या करना था? एंटीबॉडीज बना के वो कैसे वेलकम करना था? इसको डिस्ट्रॉय करना था, क्योंकि ये हमारे लिए हार्मफुल है.
इसको डिस्ट्रॉय करना था, बट यहाँ पे ये इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगी। ये किसको डिस्ट्रॉय करने लग जाएगी? ये हमारे ही बॉडी को, हमारे ही बॉडी के हेल्दी सेल्स को डिस्ट्रॉय करने लग जाएगी। क्यों करने लग जाएगी? बिकॉज ऑफ द मॉलिक्यूलर मिमिक्री। बिकॉज ऑफ द मॉलिक्यूलर मिमिक्री हमारे खुद के हेल्दी सेल्स को डिस्ट्रॉय करने लग जाएगी। क्यों? मैंने अभी क्या बोला कि जो ग्रुप ए बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस के जो एम प्रोटीन प्लस सेल का जो स्ट्रक्चर है ना, डेट रिजेंबल्स द सेल ऑफ लाइक ऑफ हार्ट, जॉइंट, ब्रेन, स्किन की जो है उसके स्ट्रक्चर से सिमिलर है। तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है ना वो कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं किसको अटैक करूं, इस वाले एंटीजेंस को करूं या इस वाले को करूं। तो बेचारा कंफ्यूज होके इतना उसके पास ब्रेन नहीं होगा, इतना वो समझ नहीं पाएगा, तो वो किस पे अटैक कर देगा? हमारे खुद की ही बॉडी के सेल पे वो अटैक कर देगा, हमारे खुद के ही हेल्दी सेल्स पे अटैक कर देगा, ठीक है ना। सो बॉडीज इम्यून सिस्टम मेक्स एंटीबॉडीज अगेंस्ट द बैक्टीरियल एंटीजेंस, बट बिकॉज ऑफ द मॉलिक्यूलर मिमिक्री ऑटो इम्यून रिएक्शन होगा। सो क्या होगा? हमारे खुद के ही बॉडी के सेल के, हमारे खुद के ही हेल्दी बॉडी के सेल पे अटैक करेगा। तो जिसकी वजह से क्या होगा? इन्फ्लेमेशन होगा टिश्यू के। कौन कौन से टिश्यू को? हार्ट के, जॉइंट के, ब्रेन के एंड स्किन के, जिसकी वजह से क्या होगा? रूमेटिक फीवर होगा। तो आई बस में बेसिकली क्या हुआ? वो एंटीजन आया, वो जो गेस्ट आया हमारे बॉडी के अंदर, वो बहुत इंटेलिजेंट गेस्ट था, वो बहुत इंटेलिजेंट था, वो हमारे अंदर आया। एंड वो अंदर आते ही हमारी बॉडी तो अपने रिस्पॉन्स किया, उसने तो उसको वेलकम करने के लिए एंटीबॉडीज तो बनाया, बट बेचारा कंफ्यूज हो गया बिकॉज ऑफ मॉलिक्यूलर मिमिक्री। वो कंफ्यूज हो गया किसको अटैक करना है, किसको अटैक करना है। किस पे वो अटैक करता है? हमारी बॉडी के खुद के सेल पे अटैक करता है। एंड बिकॉज ऑफ डैट हमारे खुद के ही जो ऑर्गन्स है उसको इन्फ्लेमेशन होने स्टार्ट होता है। एंड बिकॉज ऑफ डैट क्या होता है? रूमेटिक फीवर होता है। सो डैट इज द पैथोजेनेसिस ऑफ रूमेटिक फीवर, ठीक है। सो हमने क्या बोला? हमने बोला कि हार्ट को अफेक्ट करता है, जॉइंट को अफेक्ट करता है, ब्रेन को अफेक्ट करता है, स्किन को अफेक्ट करता है। सो उसी से क्लिनिकल फीचर्स बनेंगे। इसी चारों ऑर्गन को अफेक्ट करता है तो इसी से सारे क्लिनिकल फीचर्स होंगे, ठीक है। सो पहले हम कोर्स ऑफ डिजीज थोड़ा सा मैं बता दूं, दैट इज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि एग्जाम में पूछ सकते हैं कि जो सोर थ्रोट हुआ, रेयर सोर थ्रोट हुआ बिकॉज ऑफ द ग्रुप ए बीटा स्ट्रेप्टोकोकस, एंड आफ्टर 1 to 5 वीक 1 to 3 वीक 4 वीक और 5 वीक बोल सकते हो। आफ्टर 1 to 5 वीक ये आर्थराइटिस और कार्डाइटिस होता है। सो बेसिकली जो हमारा मैंने बताया था ना स्टार्टिंग में कि सबसे पहले सोर थ्रोट होगा, एंड सोर थ्रोट किसकी वजह से होगा? ग्रुप ए बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस, एंड वो अनट्रीटेबल होगा। सो लाइक आफ्टर 1 to 5 वीक के बाद अगर आपने उसको ट्रीट नहीं किया, सो आफ्टर 1 to 5 वीक के बाद वो आपके हार्ट मसल्स के, आपके जॉइंट्स को अफेक्ट करना स्टार्ट कर देगा, जिसकी वजह से आर्थराइटिस होगा, कार्डाइटिस होगा। एंड इसके जो इंसिडेंस है, डेट इज 60 to 75% है, ठीक है। उसके अलावा लेट फीचर में लाइक और बहुत लेट, लाइक आफ्टर 5 वीक, बहुत अगर तभी भी ट्रीट नहीं किया तो कोरिया डेवलप होगा, मतलब ब्रेन को अफेक्ट कर देगा। सो कोरिया इज द लेट फीचर, ठीक है ना। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो अर्ली फीचर है डेट इज द आर्थराइटिस, मतलब जॉइंट को और हार्ट को पहले अफेक्ट करेगा, एंड लेट फीचर में ब्रेन को अफेक्ट करेगा, क्योंकि ब्रेन ऐसे याद करो, ब्रेन इज मोर इंटेलिजेंट, तो ब्रेन को लेट अफेक्ट करेगा, ठीक है ना। सो पहले हार्ट को, दिल है कि मानती है ऐसे याद कर लो, तो दिल सबसे पहले उसके क्या इमोशनल में चला जाएगा, तो दिल सबसे पहले इमोशनल में चला जाएगा, तो सबसे पहले दिल को लाइक हमारे हार्ट को अफेक्ट करेगा, हमारे जॉइंट को अफेक्ट करेगा, एंड लास्ट में हमारे ब्रेन को करेगा। तो लेट फीचर इज द कोरिया, ठीक है। इंडोलेट कार्डाइटिस इज ऑल्सो द लेट फीचर, ठीक है ना। उसके अलावा स्किन को अफेक्ट करेगा लेट में, तो सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स और राइडिमा मार्जिनेटम होगा, जो कि मैं आगे एक्सप्लेन करूंगी क्या होता है। सो लाइक हमारे ब्रेन को और स्किन को लेट अफेक्ट करेगा, ठीक है। सो ये हमारा कोर्स ऑफ डिजीज है। अगर हम सिम्टम्स बोले तो सिम्टम्स में मैंने क्या बताया कि हमारे हार्ट को अफेक्ट कर रहा है, हमारे जॉइंट्स को अफेक्ट कर रहा है, हमारे स्किन को अफेक्ट कर रहा है और हमारे ब्रेन को अफेक्ट कर रहा है। यही हमारे 4 बेसिकली ऑर्गन्स को अफेक्ट कर रहा है। सो हार्ट को अफेक्ट करेगा तो क्या होगा? कार्डाइटिस, मतलब हार्ट के वॉल्स को इन्फ्लेमेशन हो रही है। सो बिकॉज ऑफ डैट क्या होगा? कार्डाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द हार्ट मसल्स, ठीक है ना। सो हार्ट के मसल्स कौन कौन से हैं? पेरिकार्डाइटिस है, पढ़ा है ना, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। सो पेरिकार्डियम को अफेक्ट करेगा तो पेरिकार्डाइटिस हो गया, अगर मायोकार्डियम को अफेक्ट करेगा तो मायोकार्डाइटिस होगा, और अगर एंडोकार्डियम को अफेक्ट करेगा तो एंडोकार्डाइटिस होगा। बेसिकली एंडोकार्डियम में बेसिकली हमारे वेल्व्स वगैरह आएंगे, तो हमारे जो हार्ट के जो वेल्व्स है उसको अफेक्ट करेगा, सो उसमें इन्फ्लेमेशन होगा, ठीक है ना। सो पेरिकार्डाइटिस होगा, मायोकार्डाइटिस हो सकता है, एंडोकार्डाइटिस हो सकता है। बेसिकली एंडोकार्डाइटिस अगर हुआ तो बेसिकली वेल्व्स को इन्वॉल्व करेगा, सो वेल्वुलर इन्वॉल्वमेंट होगा। सो लाइक माइट्रल रिगर्जिटेशन, ऑर्टिक रिगर्जिटेशन। एंड जब मैंने आपको वेल्वुलर डिसऑर्डर पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था जो वेल्वुलर डिसऑर्डर का जो कॉज है, डेट इज द रूमेटिक फीवर। रूमेटिक फीवर इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज फॉर वेल्वुलर प्रॉब्लम, जो भी हो सकता है लाइक रिगर्जिटेशन या फिर स्टेनोसिस जो भी हुआ है ना, तो ये हो गया हमारा, ठीक है ना। सो ये तो हमारा हार्ट को अफेक्ट
अफेक्ट किया तो ये हो गया, या तो पेरिकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस और एंडोकार्डाइटिस। एंडोकार्डाइटिस बेसिकली वेल्व्स को इन्वॉल्व करेगा, सो वेल्व में मसला होगा, ठीक है ना। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से एमसीक्यू आता है कि यहाँ से एमसीक्यू क्या आता है कि कौन से वेल्व को सबसे ज्यादा इन्वॉल्व करता है। सो दैट इज द माइट्रल वेल्व। जो हमारा बाइकस्पिड वेल्व है ना, बिटवीन द लेफ्ट एट्रियम एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वेल्व है उसको सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है, दैट इज द माइट्रल वेल्व को। एंड सेकंड हमारा ऑर्टिक वेल्व को, मतलब लेफ्ट साइड वाले वेल्व को सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है। एंड देन हमारा जो लिस्ट अगर पूछे कि सबसे कम किसको अफेक्ट करता है, तो हमारे राइट साइड वाले वेल्व्स को, मतलब ट्राइकस्पिड और पल्मोनरी वेल्व, है ना। सो पल्मोनिक वेल्व्स एंड ट्राइकस्पिड वेल्व इज द सेकेंडरी टू लेफ्ट साइड इन्वॉल्वमेंट। मतलब पहले अगर लेफ्ट साइड इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा, लाइक हमारा क्या बोलते हैं बाइकस्पिड वेल्व इन्वॉल्व हो गया, ऑर्टिक वेल्व इन्वॉल्व हो गया, उसकी वजह से फिर हमारा क्या बोलते हैं राइट साइड वाला वेल्व इन्वॉल्व हो सकता है। बट जब सबसे ज्यादा जो मोस्ट कॉमन वेल्व इन्वॉल्व होता है दैट इज द माइट्रल वेल्व एंड देन ऑर्टिक वेल्व, ठीक है। एंड उसके बाद स्टेनोसिस ज्यादा कॉमन होता है या रिगर्जिटेशन कॉमन होता है। लाइक माइट्रल वेल्व तो सबसे ज्यादा कॉमन है कि इन्वॉल्व होगा, बट माइट्रल में माइट्रल स्टेनोसिस होगा या माइट्रल रिगर्जिटेशन होगा। तो अगर मोर देन 18 ईयर्स का होगा तो मोर देन 18 ईयर्स में मोस्ट कॉमन क्या होता है, माइट्रल स्टेनोसिस होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोर देन 18 ईयर्स में मोस्ट कॉमन क्या होता है, माइट्रल स्टेनोसिस होता है। अदरवाइज अगर लेस देन 18 है तो माइट्रल रिगर्जिटेशन इज द मोस्ट कॉमन, ठीक है। सो ये हमारा हार्ट का हो गया, हार्ट का मसला, हार्ट को अफेक्ट किया तो ये सारा सिम्टम्स देखने को मिला, ठीक है ना। उसके अलावा और किसको अफेक्ट करेगा, जॉइंट्स को। सेकेंड किसको अफेक्ट करेगा, जॉइंट्स को, है ना। सो जॉइंट्स में क्या होगा, जॉइंट्स में क्या होगा, इन्फ्लेमेशन ऑफ द जॉइंट होगा, मतलब कि क्या होगा, आर्थराइटिस होगा, ठीक है। इन्फ्लेमेशन ऑफ द जॉइंट्स होगा और आर्थराइटिस होगा। एंड बेसिकली किस कौन से जॉइंट को अफेक्ट करता है, लार्ज जॉइंट को। सबसे ज्यादा किसको अफेक्ट करता है, लार्ज जॉइंट्स को और साइनोवियल जॉइंट्स को अफेक्ट करता है, जैसे कि हमारे नी हो गया, एंकल हो गया, एल्बो हो गया, ये सारे जॉइंट्स को अफेक्ट करता है, ठीक है ना। सो बेसिकली इसमें क्या होता है ना, सबसे पहले ऑफकोर्स जॉइंट को अफेक्ट करेगा तो पेन ही होगा, जॉइंट में पेन होगा, देन इन्फ्लेमेशन होगा। सो पेन हुआ, ठीक है। लेट्स सपोज उसने एंकल के जॉइंट को अफेक्ट किया है, सो एंकल के जॉइंट को अफेक्ट किया है, लेट्स सपोज यहाँ पे पेन हुआ, यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हुआ, एंड 2-3 दिन के बाद यहाँ का पेन खत्म हो गया, यहाँ पे स्टार्ट हो गया। सो दिस इज द माइग्रेशन होता रहता है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो पॉलीआर्थरेल्जिया होता है, मल्टीपल जॉइंट्स को इन्वॉल्व करता है, मल्टीपल जॉइंट्स में पेन होता है, सो पॉलीआर्थरेल्जिया होते हैं। एंड इट इज माइग्रेटरी पॉलीआर्थराइटिस होता है, मतलब पॉलीआर्थरेल्जिया होगा, डिफरेंट डिफरेंट पेन में डिफरेंट जॉइंट्स में पेन हो गया, एंड क्या होगा, माइग्रेटरी पॉलीआर्थराइटिस होगा, मल्टीपल जॉइंट्स अफेक्ट करेगा एट डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे, ठीक है ना। सो माइग्रेटरी होगा, आज यहाँ है कल वहाँ है, सो ऐसे माइग्रेशन होता रहेगा, ठीक है ना। सो दैट इज द आर्थराइटिस। सो हमारे हार्ट के मसल्स को कार्डाइटिस, आर्थराइटिस, एंड थर्ड इज द ब्रेन। ब्रेन को अफेक्ट करेगा ना, ब्रेन में बेसिकली बेजल गैंग्लिया जो है ना उसको उसमें अफेक्ट करता है, कॉर्डेट न्यूक्लियस में प्रॉब्लम होता है। सो उसकी वजह से क्या होता है, कोरिया देखने को मिलता है। कोरिया क्या होता है, सिंधेनम कोरिया देखने को मिलता है। एंड कोरिया क्या है, दैट इज द डिस्टल इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट ऑफ लाइक हैंड एंड फीट, इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट ऑफ हैंड एंड फीट, दैट इज द कोरिया। पता होगा आपको ऐसे कोरिया, है ना। सो इसमें एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने क्या बताया था कि जो ब्रेन का जो है, ब्रेन को इन्वॉल्वमेंट क्या होगा, सबसे लेट फीचर होगा, है ना। सो प्रोलॉन्ग और लेटेंट पीरियड आफ्टर ग्रुप ए बीटा स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन के बाद प्रोलॉन्ग और लेटेंट पीरियड में क्या होगा, ब्रेन को अफेक्ट करेगा। सो कोरिया इज द लेट फीचर, कोरिया इज द लेट फीचर। एंड इसमें क्या क्या लाइक क्लिनिकल फीचर होगा, लाइक डार्टिंग टंग, है ना, प्रोलॉन्ग प्रोनेशन साइन होगा, प्रोनेटर साइन होगा, इमोशनल लाइबिलिटी हो गया, ऑब्सेसिव कंपल्सिव बिहेवियर होगा, है ना। एंड दिस इज लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम दिस इज द सेल्फ लिमिटिंग। अगर बहुत माइनर है, माइनर कोरिया है, माइल्ड टू माइल्ड कोरिया है तो सेल्फ लिमिटिंग होगा, सही हो जाएगा, खुद ही सही हो जाएगा, ठीक है ना। सो ये हमारा ब्रेन का हो गया। एंड फोर्थ हमारा स्किन। सो स्किन को अगर अफेक्ट करेगा तो क्या हो सकता है, या तो सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स हो सकते हैं या फिर राइदीमा मार्जिनेटम हो सकता है। सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स क्या होता है, इट इज द लम्प, जो लंप होगा मोबाइल लंप होगा ऑन हैंड, ओलिकरनोन एंड ऑक्सीपिड, सी दिस वन, ऐसे काइंड ऑफ लंप होगा, ठीक है। एंड ये जो लंप होगा ना मोबाइल होगा, कहाँ पे हो सकता है, ओलिकरनोन प्रोसेस पे हो सकता है, ऑक्सीपिड पे हो सकता है, हैंड पे हो सकता है। सो सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स हो सकते हैं या फिर राइदीमा मार्जिनेटम हो सकता है। राइदीमा मार्जिनेटम क्या होता है, सी दिस इज द राइदीमा मार्जिनेटम। ऐसे रिंग लाइक रैश होगा, पिंक और रेड रैश होगा, अपीयर होगा, डिसअपियर होगा ना, अपीयर डिसअपियर। एंड ऐसे रिंग लाइक फीचर होगा, सेंटर एकदम क्लियर होगा, ओनली मार्जिन में ना ऐसे वेवी लाइक पैटर्न होगा, स्नेक लाइक पैटर्न होगा इन द मार्जिन में खाली, ठीक है। एंड सेंटर एकदम क्लियर होगा। सो दिस इज द राइदीमा मार्जिनेटम, एज द नेम सजेस्ट, राइदीमा मार्जिनेटम। एंड यू कैन अप्रिशिएट इन दिस पिक्चर, आपको दिख रहा होगा ना, पूरा लाइक सेंटर पूरा क्लियर होगा।
सेंटर क्या है, पूरा एकदम क्लियर है, एंड लाइक जस्ट मार्जिन में क्या है, वेवी लाइक पैटर्न है ना, दैट इज द राइदिमा मार्जिनेटम, ठीक है ना। रैश अपीयर और डिसअपीयर, पिंक मैक्यूल्स होते हैं, ठीक है, सेंट्रल क्लियर होते हैं, और हमारा क्या बोलते हैं, लाइक पैटर्न्स होते हैं, रिंग लाइक पैटर्न्स होते हैं, और स्नेक लाइक सेरीपिजिनस मार्जिन्स बोलते हैं, वो होता है, ठीक है ना, दैट इज द राइदिमा मार्जिनेटम। सो ये तो हमारे क्लिनिकल फीचर्स हो गए, क्लिनिकल सिम्टम्स हो गए ऑफ रूमेटिक फीवर, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। हार्ट हो गया, जॉइंट्स हो गया, ब्रेन हो गया और हमारे स्किन हो गया, ये तीनों, बस तीन ऑर्गन्स याद करो, आपको समझ में आ जाएगा क्या कहाँ पे क्या क्या होता है, ठीक है। उसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारा एक क्राइटेरिया है, लाइक डायग्नोसिस जब हम पढ़ते हैं, सो डायग्नोसिस में एक हमारा मॉडिफाइड जोन्स क्राइटेरिया है, एंड दिस मॉडिफाइड जोन्स क्राइटेरिया इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। उसमें एग्जाम में ऐसे आ जाता है कि मेजर क्राइटेरिया और माइनर क्राइटेरिया से पूछ लेते हैं, एंड पूछ लेते हैं कि मेजर क्राइटेरिया में कौन इन्वॉल्व नहीं है एक्सेप्ट, है ना, ट्रू फॉल्स, इस तरीके से एमसीक्यू आ जाता है, तो वो आपको पता होना चाहिए। सो देखो, हमारा जो मॉडिफाइड जोन्स क्राइटेरिया है ना, अगर मॉडिफाइड जोन्स क्राइटेरिया में क्या है कि अगर थ्रोट कल्चर फेरेंजाइटिस हुआ है, एंड थ्रोट कल्चर में अगर ग्रुप ए बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस जो है, या फिर एलिवेटेड एएसओ प्रोटीन अगर एलिवेटेड है, टाइटर एलिवेटेड है, तो उसमें मॉडिफाइड जोन्स क्राइटेरिया हम फॉलो करते हैं, जिसमें क्या है कि अगर इनिशियल एक्यूट रीनल रूमेटिड क्या बोलते हैं फीवर फर्स्ट टाइम हुआ है ना, इनिशियल एक्यूट रूमेटिक फीवर हुआ है, सो अगर टू मेजर क्राइटेरिया और वन मेजर प्लस टू माइनर क्राइटेरिया। सो पहले मैं मेजर और माइनर क्राइटेरिया के बारे में बता देती हूँ आपको। सो देखो, हमारा जो अगर मॉडरेट टू हाई रिस्क पॉपुलेशन, जैसे कि हमारा इंडिया जो मॉडरेट टू हाई रिस्क पॉपुलेशन में, जहाँ पे ओवर क्राउडिंग है, थोड़ी सी गंदगी है ना, वो सारे कंट्री थोड़े से मॉडरेट टू हाई रिस्क में आते हैं। सो इन दैट कंट्री में, जैसे हमारे इंडिया में मेजर में क्या क्या इन्वॉल्व होता है, इन मेजर में हमारा होता है, मेजर में क्या क्या फीचर्स होते हैं, कार्डाइटिस इंक्लूडेड इन द मेजर में आता है, ठीक है ना, मेजर रिस्क फैक्टर में आता है। सो अगर कार्डाइटिस होगा, कार्डाइटिस कैसे पता करेंगे, ऑफ कोर्स क्लिनिकली या फिर इको एविडेंस, जैसे कि इको में पता चलेगा कि वेल्व वगैरह इन्वॉल्व है कि नहीं है, ठीक है ना। सो कार्डाइटिस हो गया, प्लस मोनो आर्थराइटिस, या तो एक सिंगल जॉइंट इन्वॉल्व है, या फिर पॉली आर्थराइटिस हो, या फिर पॉली आर्थरेल्जिया हो। मोनो आर्थराइटिस हो या तो कोई एक सिंगल जॉइंट में इन्फ्लेमेशन हो, या फिर मल्टीपल जॉइंट में इन्फ्लेमेशन हो, या फिर मल्टीपल जॉइंट में पेन हो, है ना। सो ये सेकंड हो गया। थर्ड हमारा जो मेजर क्राइटेरिया में है, दैट इज द कोरिया, एंड फोर्थ इज द सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स, एंड फिफ्थ इज द राइदिमा मार्जिनेटम। सो ये सारे हमारे मेजर क्राइटेरिया है, ठीक है। माइनर क्राइटेरिया में क्या है, फीवर, ऑफ कोर्स देखो इन्फ्लेमेशन है ना, रूमेटिक फीवर में हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में, ऑटोइम्यून इन्फ्लेमेटरी डिजीज है ना। सो इन्फ्लेमेशन होगा तो ऑफ कोर्स फीवर तो होना ही होना है, तो फीवर हो गया माइनर क्राइटेरिया में। एंड ESR काउंट अगर इंक्रीज हो जाएगा मोर देन 30 mm फॉल, तो वो हो गया। CRP रिएक्टिव प्रोटीन जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। एंड PR इंटरवल प्रोलोंगेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। सो PR इंटरवल प्रोलोंगेशन एंड मोनो आर्थरेल्जिया, कोई भी एक सिंगल जॉइंट में अगर पेन होगा तो। सो ये हमारा माइनर क्राइटेरिया है, ठीक है ना। सो ये हमारे 5 मेजर क्राइटेरिया है, एंड ये हमारे 5 क्या है, माइनर क्राइटेरिया है, मेजर और माइनर क्राइटेरिया। तो अकॉर्डिंग टू मॉडिफाइड जोन्स क्राइटेरिया, अगर इनिशियल हमारा एक्यूट रूमेटिक फीवर है, तो अगर 2 मेजर क्राइटेरिया है तो भी डायग्नोसिस कंफर्म हो जाएगा, या फिर अगर एक मेजर दो माइनर है तो भी मतलब उसको हम क्या बोलेंगे, एक्यूट रूमेटिक फीवर बोलेंगे, ठीक है ना। सो 2 मेजर क्राइटेरिया होने चाहिए, कोई भी लाइक कार्डाइटिस हो गया, मोनोआर्थराइटिस हो गया, या फिर एक मेजर कार्डाइटिस है प्लस फीवर है और ESR काउंट इंक्रीज है, ठीक है। सो 2 मेजर क्राइटेरिया और 1 मेजर प्लस 2 माइनर। बट अगर रिकरेंस हमारा रूमेटिक फीवर है, रिकरेंस है, तो उसमें अगर एक मेजर प्लस 2 माइनर है, या फिर 3 माइनर क्राइटेरिया भी फॉलो होता है, ठीक है ना। सो ये आपको मॉडिफाइड जोन्स क्राइटेरिया आपको पता होना चाहिए। तो ये हमारा एक फर्स्ट डायग्नोसिस मेथड हो गया। सेकंड, उसके अलावा हम ECG करेंगे, इको हो गया, CBC काउंट हो गया, स्ट्रेप्टोकोकल सीरोलॉजी देखेंगे जिसमें हम एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन टाइटर्स देखेंगे, DNA ASB देखेंगे, है ना। सो ये हमारा सारा डायग्नोस्टिक असेसमेंट हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें कि ट्रीटमेंट में हमें क्या देना है, सो सबसे पहले प्राइमरी प्रिवेंशन विद एंटीबायोटिक। देखो, अगर किसी को सोर थ्रोट हुआ है, सो इट शुड बी स्टार्ट विद इन 9 days ऑफ सोर थ्रोट। कौन से स्टार्ट करेंगे, टैबलेट एमोक्सिसिलिन और फिनॉक्सीमिथाइल पेनिसिलिन स्टार्ट करेंगे फॉर प्राइमरी प्रिवेंशन,
है ना, प्राइमरी प्रिवेंशन के लिए। मतलब रिस्क फैक्टर तो हो गया, सोर थ्रोट हो गया है, सोर थ्रोट हो गया तो रिस्क फैक्टर तो हो गया है, मतलब आगे जाके डिजीज में कन्वर्ट ना हो उसके लिए हम क्या देंगे, हम देंगे अमोक्सिसिलिन, फिनॉक्सीमिथाइल पेनिसिलिन, ठीक है। उसके अलावा अगर अर्थराइटिस है, अर्थरेल्जिया है, पेन है जॉइंट में या फिर जॉइंट में इन्फ्लेमेशन है तो एस्पिरिन देंगे, ठीक है। अगर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है, मतलब कि कार्डाइटिस हुआ है, कार्डाइटिस हुआ है ना, कार्डाइटिस हुआ है, वेल्व इन्वॉल्व है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो गया है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो गया, लेट सपोज पल्मोनरी एडिमा हो गया है ना, कॉम्प्लिकेशन हो गया, तो क्या हम क्या देंगे, LMNOP, LMNOP। अब बोलोगे LMNOP क्या है, तो मैंने जब कंजेस्टिव हार्ट फेलियर पढ़ाया था तो मैंने ये पढ़ाया था, LMNOP बेसिकली क्या है, L इज द लेसिक्स मतलब फ्यूरोसिमाइड, LMNOP लेसिक्स, क्योंकि फ्लूइड का कंजेशन हो रहा है हर जगह, है ना, फ्लूइड ओवरलोड हो रहा है, सो लेसिक्स देंगे, फ्यूरोसिमाइड देंगे, है ना, मॉर्फिन हो गया टू प्रिवेंट लाइक पल्मोनरी एडिमा हो गया, है ना, नाइट्रोग्लिसरीन ड्रिप देंगे, ठीक है, NO इज द ऑक्सीजन देंगे, एंड P इज द पोजिशनिंग करेंगे, ठीक है। सो ये हमारा पल्मोनरी एडिमा अगर होगा तो ये LMNOP इज द मैनेजमेंट, ठीक है। उसके अलावा अगर कोरिया है, कोरिया अगर माइल्ड है तो काम, जस्ट काम इन्वायरमेंट, तो सेल्फ लिमिटिंग सही हो जाएगा खुद ही। बाकी अगर मॉडरेट टू सीवियर अगर कोरिया है तो हम क्या देंगे, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स बेसिकली देते हैं, कार्बामेजेपिन या फिर वेलप्रोएट देंगे, और लाइक हेलोपेरिडोल भी देते हैं, बट दिस टू ड्रग इज मोर इंपॉर्टेंट, लाइक कार्बामेजेपिन एंड वेलप्रोएट इज ज़्यादा प्रायोरिटी वाइज, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड स्टेरॉइड्स भी दे सकते हैं फॉर फास्टर रेजोल्यूशन, ठीक है। बट अगर जो कोरिया है ना वो मेडिकली रिफ्रैक्टरी है, मतलब कि ये सारा मेडिसिन देने के बाद भी कोरिया ठीक नहीं हो रहा है, देन इन दैट केस IVIG भी देने पड़ जाते हैं, ठीक है ना। सो ये हमारा ट्रीटमेंट है, ये हमारा ट्रीटमेंट है फॉर रूमेटिक फीवर। प्राइमरी प्रिवेंशन याद रखना, ये देते हैं, ठीक है। और हम एस्पिरिन देंगे क्योंकि इन्फ्लेमेशन हो रहा है तो हम एस्पिरिन वगैरह देंगे, एंड देन कोरिया के लिए कार्बामेजेपिन और वेलप्रोएट देते हैं, ठीक है। देन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्या है ना कि अकॉर्डिंग टू अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन फॉर सेकेंडरी प्रोफाइलेक्सिस, सेकेंडरी प्रोफाइलेक्सिस में हम क्या देते हैं, सेकेंडरी प्रोफाइलेक्सिस में हम देते हैं इंजेक्शन बेंजाथीन पेनिसिलिन, इंजेक्शन बेंजाथीन पेनिसिलिन देते हैं, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन बेंजाथीन पेनिसिलिन देते हैं आफ्टर टेस्ट डोज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी बेंजाथीन पेनिसिलिन देंगे ना तो हमेशा टेस्ट डोज के बाद देना है, एंड ये ना टेस्ट डोज के बाद देते हैं और एवरी 3 to 4 वीक्स में रिपीट करते रहते हैं। ये जो हमारे इंजेक्शन बेंजाथीन पेनिसिलिन है ना, इंट्रामस्कुलरली देते हैं, एवरी 3 to 4 वीक में रिपीट करते रहते हैं। कब तक रिपीट करते हैं वो आगे मैं पढ़ाऊंगी, अलग अलग कंडीशन में अलग अलग है, ठीक है। टेस्ट डोज देना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर टेस्ट डोज नहीं दिया तो एनाफाइलेक्सिस रिएक्शन हो सकता है, डेथ भी हो सकती है, और लेरिंजियल एडिमा की वजह से डेथ भी हो सकती है ना, लाइक एनाफाइलेक्सिस या फिर लेरिंजियल एडिमा की वजह से डेथ भी हो सकती है। सो टेस्ट डोज देना इज वेरी वेरी मस्ट, ठीक है। सो मैंने क्या बोला कि एवरी 3 to 4 वीक में हम देते हैं, रिपीट करते हैं। कब तक देते हैं, सो लेट्स सपोज रूमेटिक फीवर जो है विदाउट कार्डाइटिस है, कार्डाइट मतलब कार्डियक को इन्वॉल्व नहीं किया, हार्ट मसल्स को इन्वॉल्व नहीं किया है, और रूमेटिक फीवर विदाउट कार्डाइटिस है तो हम क्या देंगे, हम जो इंजेक्शन बेंजाथीन पेनिसिलिन है वो हम कितना देंगे, एटलीस्ट 5 ईयर्स तक देंगे, और अंटिल एज ऑफ 21 ईयर्स। आफ्टर लास्ट अटैक ऑफ दिस डिजीज हम एटलीस्ट 5 ईयर्स तक देंगे, और अंटिल एज ऑफ 21 ईयर्स देंगे, और विच एवर इज लॉन्गर। लेट्स सपोज कोई पर्सन है 19 ईयर्स ओल्ड है, 19 ईयर्स ओल्ड है, उसको कार्डाइटिस नहीं हुआ है, तो उसको हम इंजेक्शन बेंजाथिन दिया, तो हमने क्या बोला कि या तो 21 ईयर्स तक दे दो, तो ऑलरेडी वो 19 ईयर्स का है, तो अगर हमने 21 ईयर्स तक दिया तो 3 साल ही हुआ ना, है ना। तो 3 साल तो, पर हमें 5, पर उन्होंने क्या बोला कि या तो 21 ईयर्स तक दो या फिर 5 ईयर्स तक दो, है ना। तो अगर 21 ईयर्स विच एवर इज लॉन्गर, तो यहाँ पे अगर हमने 19 ईयर्स का वो अभी है तो 21 ईयर्स तक दिया हमने, तो 3 ही साल दिया ना, तो ये कम हो गया, तो हम क्या देंगे, हम 5 ईयर्स तक देंगे। हम कब तक देंगे, 5 ईयर्स तक देंगे। बट लेट सपोज अगर वो 15 साल का है, 15 साल का है तो हम उसको 21 ईयर्स तक देंगे। जो लॉन्गर है वहाँ उतना डोज हमें देना होता है, ठीक है ना। एवरी 3 to 4 वीक में उसको हम बुलाएंगे और ये इंजेक्शन देना होगा IM, ठीक है। बट अगर रूमेटिक फीवर विथ कार्डाइटिस है, मतलब कि वेल्वुलर डिजीज नहीं है, नो वेल्वुलर डिजीज, विथ कार्डाइटिस नो वेल्वुलर डिजीज, मतलब कि वेल्वुलर इन्वॉल्वमेंट नहीं है बट कार्डाइटिस है, सो इन दैट केस हम 21 ईयर्स तक देंगे या फिर 10 ईयर्स तक देंगे आफ्टर लास्ट अटैक, मतलब जो भी विच एवर इज लॉन्गर, ये सारे में अप्लाई है, विच एवर इज लॉन्गर। 21 ईयर्स तक लॉन्गर है तो 21 ईयर्स तक देंगे, या फिर 10 ईयर्स तक लॉन्गर है मतलब 10 ईयर्स तक ड्यूरेशन तक दे सकते हैं, ठीक है।
थर्ड क्या हो सकता है कि रूमेटिक फीवर विथ परसिस्टेंट वेल्वुलर डिजीज। सो एविडेंट क्लिनिकली लाइक इको वगैरह से पता चल रहा है कि उसको परसिस्टेंटली उसको वेल्वुलर डिजीज है, उसको क्या बोलते हैं माइट्रल स्टेनोसिस है। सो इन दैट केस हम 40 ईयर्स तक टिल वो 40 ईयर्स तक हो जाए तब तक देंगे, या फिर 10 ईयर्स आफ्टर लास्ट अटैक, है ना, विच एवर इज लॉन्गर। 40 ईयर्स तक अगर वो हो रहा है तो वो अगर लॉन्गर हो तो तब देंगे, या फिर 10 ईयर्स का ड्यूरेशन ज्यादा हो रहा है तो उसमें देंगे, ठीक है ना। सो ये हमारा होता है AHA रिकमेंडेशन फॉर सेकेंडरी प्रोफाइलेक्सिस फॉर इंजेक्शन बेंजाथिन पेनिसिलिन इंट्रामस्कुलर एवरी 3 to 4 वीक, एंड ये ड्यूरेशन है इन डिफरेंट